तो अभी तक के हमारे वीडियोस में आपने अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो देखे हैं और कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, पर ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो काफ़ी लंबा चलेगा इस सीरीज़ में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम ज़्यादा नहीं बनाते और ये भी एक पहला ही एक्सपेरिमेंट है, बट ये प्रोजेक्ट एक पूरा ओवरव्यू होगा हमारे आज तक के वीडियोज़ का, यानी जिसमें जावास्क्रिप्ट, HTML, रिएक्ट, डेटाबेसेस, नोड.js सब कुछ होगा। तो इसको अगर आप समझ पाते हैं तो ये समराइजेशन है हमारे फुल स्टैक कोर्स की, जो हमारी साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस कोर्स के लिए जो टेम्पलेट है, यहाँ पे आप एक ऐड टू कार्ट ऐसा कुछ टेम्पलेट देख रहे होगे। ये पूरा टेम्पलेट भी हमने एक और सीरीज में डिजाइन किया है। इसको हम पूरी तरह से फंक्शनल बनाएंगे, इसको एक डेटाबेस के साथ अटैच करेंगे, एक बैकएंड के साथ अटैच करेंगे, एक पूरा ई कॉमर्स आपके लिए बनाएंगे। इसमें आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते अमेजन जैसी साइट से, बिकॉज उनमें बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है जो सालों में काफी सारे डेवलपर्स ने बनाई है। बट ये एक डिसेंट स्टार्ट है आपके लिए एज ए बिगिनर डेवलपर, जहाँ पूरा ई कॉमर्स अपने आप डिजाइन कर रहे हैं। तो इसकी सारी फंक्शनलिटी वन बाय वन पहले हम फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसमें बैक एंड अटैच करेंगे और कुछ फंक्शनलिटीज ऐड करते जाएंगे। तो 4 वीडियो की ये सीरीज होगी जिसमें आप ये पूरा अपने आप बना लेंगे। तो सबसे पहले इस थीम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये एक ऐसी थीम है, हमने एक पुरानी सीरीज में इसको बनाया है। इसमें ये सारे पेजेस लिंक्ड हैं। आप इस थीम को चाहें तो हमारे गिटहब अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सब पेजेस हैं। तो मैं वापस से ये थीम यहाँ नहीं डिजाइन करूंगा, ये ऑलरेडी 10 वीडियोस की एक पूरी सीरीज है जिसको आप वहां जाके देख सकते हो कि कैसे हमने स्क्रैच से यूजिंग ओनली बूटस्ट्रैप कैसे इसको डिजाइन किया था पूरी ई कॉमर्स थीम को। इस थीम को हम हेवीली यूज करेंगे, कंप्लीटली यही थीम यूज करके हम ये वाला ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ज़्यादातर UI कंपोनेंट्स आपके पास हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको थीम भी सीखनी है कैसे बनी है, तो हमारी वो वाली सीरीज़ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसको आप देख सकते हैं। तो इस थीम को डाउनलोड करने के लिए आप कोडर दोस्त हमारा जो गिटहब लिंक है उस पर जाइए। वहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप ई कॉमर्स नाम से एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको आपको क्लोन करना है या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप क्लोन नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली जिप डाउनलोड कर लीजिए, बट अगर आपने हमारा गिट का क्रैश कोर्स देखा है तो आप इजीली इसको क्लोन कर पाएंगे। यहाँ हमारी coderdost.com नाम से एक साइट है जिसपे हमने लिस्ट आउट किए हैं हमारे सारे फुल स्टैक का जो हमारा मॉड्यूल है फुल स्टैक डेवलपर का, और उसके अलावा भी आप वीडियो वाइज सर्च कर सकते हैं या प्रोजेक्ट वाइज जाके इस पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएंगे चीज़ें मिलना मुश्किल होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे वेब डिज़ाइन विद बूटस्ट्रैप ई कॉमर्स साइट, ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसके 10 वीडियोज़ हैं, इसमें हमने वो थीम बनाई है। अगर आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरह से HTML CSS जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं उस थीम को और डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ बनाने में जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये थीम पहले से डाउनलोड कर रखी है। इसमें आप देखेंगे तो कुछ HTML फाइल है, एक CSS फाइल है। सो एज इट इज़ इसको क्लोन कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ से कॉपी करके सारा जो भी चीज़ है वो एक नए रिएक्ट प्रोजेक्ट में बनाएंगे। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं ई कॉमर्स नाम से बनाऊँगा। इसमें मैं 2 तरह की चीज़ें रखूँगा, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको VS कोड में खोलता हूँ और यहाँ पे तो मैं npx create react ऐप से ही फ्रंट एंड फोल्डर बना लूँगा, क्योंकि वो अपने आप ही फोल्डर का नाम वही रखेगा और एक हमारा नया रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट को मैं फ्रंट एंड बोल रहा हूँ, बाद में जो नोड प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको हम बैक एंड बोलेंगे। यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद आप फ्रंट एंड फोल्डर में मूव होके npm स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट में आपको फ्रंट एंड बैक एंड 2 फोल्डर हैं, उनमें मूव करते रहना पड़ेगा। दोनों रिपोजिटरी मैं एक ही जगह बना रहा हूँ ताकि इस कोर्स में हम इजीली नेविगेट कर सकें। अब जैसा कि हम मोस्टली करते हैं कि हम जो टेम्पलेट रिएक्ट प्रोजेक्ट है उससे इसका जो कोड है सैम्पल कोड वो हटा लेंगे और उसकी जगह हमारी एप्लीकेशन का कोड हम स्टार्ट कर देंगे। तो मैं app.js को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक कोई हेडलाइन हम डाल के छोड़ देते हैं। तो आप ये देख रहे हो होम पेज। तो ये हमारा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हो गया है। इसके अलावा इसकी CSS भी होगी, उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने उस थीम में जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं ये कंटेनर वाला जो पार्ट है और फुटर है, इस तरह से अलग अलग मैंने सेक्शन बनाए थे उस थीम में। तो कंटेनर वाले पार्ट में वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। तो ऑलरेडी मैं इस थीम की नॉलेज रखता हूँ तो मुझे पता है कहाँ वो सेक्शन है। आप भी जाके ये वाला सेक्शन कॉपी कर सकते हो
मैं कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही रहे, और प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस में पहला कंपोनेंट बनाएंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे, और प्रोडक्ट लिस्ट नाम से हमारा पहला कंपोनेंट एक एरो फंक्शन जैसा दिखाई देगा। तो यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे, आप देखोगे इस पूरी सीरीज में। तो मैंने यहाँ ये कोड पेस्ट कर दिया है। आप ये ध्यान रखिए कोड HTML से आया तो इसको प्रॉपर JSX बनाने के लिए ये जैसे टैग्स हैं, इमेज टैग्स जहाँ पे एरर भी दिखा रहा है, तो वो सारे इमेज टैग्स मैं क्लोज करते जा रहा हूँ। तो उसके बाद ही ये एक वैलिड JSX बनेगा। अब इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट लिस्ट को, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। और यहाँ पे जाके ये हटा देते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं इस कंपोनेंट को। और इस कंपोनेंट को सबसे पहले हम चेक करेंगे ब्राउज़र में कि इससे हम जैसा चाह रहे हैं थीम एज इट इज़ आ तो रही है क्या। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि थीम का सेटअप प्रॉपरली हो जाए। तो अभी कुछ नहीं आया, इंस्पेक्ट में मैं देखता हूँ कंसोल में कुछ एरर्स आ रहे हैं क्या, उससे हमको आइडिया रहेगा। रीलोड करते हैं तो अभी यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, तो कुछ अभी गड़बड़ है, हमारा कंपोनेंट सही से लोड नहीं हुआ है। वापस एक बार आप जाके देखिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स गलत लगे हुए हैं, आपको बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करना था, तो पैरेंथेसिस काफ़ी है राउंड ब्रैकेट। तो इसको सेव कर लें। तो यहाँ पे अब कंपोनेंट दिख रहे हैं लेकिन इनका UI बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है, तो क्या इशू हो सकता है। तो कुछ चीज़ें तो है JSX में, अभी क्लास भी प्रॉपर नहीं है, तो हम क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि एक JSX का रूल है। वैसे उससे खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट फिर भी ऑन क्लिक को ऑन क्लिक C कैपिटल से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये कुछ कमियां थी जो इस टेम्पलेट में अभी भी हैं। अभी भी UI इसका सही नहीं दिखेगा, बिकॉज UI का मेन रीज़न तो है कहीं ना कहीं कुछ CSS अभी भी इसमें मिसिंग है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, स्टाइल CSS नाम से एक CSS है, ये ग्लोबली सब पेजेस के लिए कॉमन है। तो अभी ईजी करने के लिए मैं ऐप CSS में इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये CSS भी अब अवेलेबल हो गई। तो कुछ अलाइन तो ये सही से लग रहे हैं, लेकिन अभी भी इनमें इमेजेस वगैरह वो सब नहीं आ रही हैं, थोड़ी फॉन्ट भले ही चेंज हो गई है। तो इमेजेस भी हमको ई-कॉमर्स में चाहिएंगी। तो इमेजेस का यहाँ फोल्डर है इस थीम में, उसको आप कॉपी कर लीजिए। इसको सही कहाँ पे आप रखेंगे, पब्लिक में, ताकि ये एक्सेसिबल हो। लेकिन अभी आप देखोगे तो इमेजेस काफ़ी बड़ी आ रही हैं, तो CSS या तो प्रॉपर अप्लाई नहीं हुई है या अभी भी कुछ ऐसा मिसिंग है। तो क्या केवल यही एक CSS है, ये आपको सोचना होगा। तो ऐसा नहीं है, हमने जो स्टाइल CSS लिखी थी उसके अलावा भी हमारे पास जो मेन बूटस्ट्रैप पे बेस्ड ये थीम थी, तो वो सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं से रखनी पड़ेंगी। तो हम थीम में जाते हैं, वहाँ पे बूटस्ट्रैप की कुछ थीम्स यहाँ पे होंगी, वो भी आप कॉपी कर लीजिए एज इट इज़। आप यहाँ पे भी इंडेक्स HTML में उनको पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बॉडी से जस्ट एंड होने से पहले। और एक स्क्रिप्ट भी है बूटस्ट्रैप की, वो काम आएगी या नहीं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम उसको भी पेस्ट कर देते हैं, हो सकता है वो मेन्यू वगैरह में काम आती होगी। तो अब देखो तो काफ़ी कुछ अच्छी एक थीम दिखाई दे रही है, और कैमरा वगैरह सब कुछ सही दिख रहे हैं, इमेजेस भी आ गई हैं, और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी वैसे दिख रहे हैं जैसे उस थीम में थे। तो हमारा सेटअप हो चुका है। तो आगे से कोई भी कंपोनेंट बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमने अभी ग्लोबली सेट की हैं, तो बार बार सेट नहीं करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप है कि मैं आइडेंटिफाई करूं, जैसे ये Excel 3 वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये बार बार एक एक उस थंबनेल को रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट की। तो अगर मेरे को कोड से करना है इसको, तो आपको डेटा से वो थंबनेल चाहिए होंगे। तो मैं database.js नाम से एक टेम्परेरी डेटाबेस बना रहा हूँ, एक सिंपल JSON टाइप ऑफ फाइल होगा, बाद में हम इसको रियल डेटाबेस से धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे। तो मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट DB इस तरह से लिखता हूँ, और DB में हम कुछ चीज़ें रख देंगे, जैसे वो प्रोडक्ट्स जो लिस्ट अभी हम देख रहे थे, हम चाह रहे हैं उस डेटा से अपने आप थंबनेल जनरेट हों। तो अभी तो ये स्टैटिक थंबनेल्स हैं, तो आप देख सकते हो कौन से डेटा प्रॉपर्टी चाहिए होंगे। जैसे टाइटल है जिसमें प्रोडक्ट का आप नेम दे सकते हो, और इसके अलावा कैटेगरी है कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, कैमरा है, हेडफोन है, क्या है। इसके अलावा प्राइस भी एक चीज़ है जो दिखाई दे रही है। इसके अलावा रेटिंग्स भी है जो दिखाई दे रही है कि 3 स्टार है कि 4 स्टार है, तो रेटिंग भी है। और ऐसी और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी इस प्रोडक्ट की। जनरली प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो और डिटेल में प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा जैसे इसकी इमेज है, तो इमेज भी एक तरह से इसकी प्रॉपर्टी है, कलर है, ये सब आपको जो डिटेल वाली थीम पेज है उसमें दिखाई भी देगा कि ये सब चीज़ हम कहीं दिखा रहे हैं।
तो इमेजेस आप देखें तो एक इमेज तो है जो हम इसको मेन यूज़ कर रहे हैं, और 2-3 और इमेजेस हैं जो उसकी अंदर डिटेल में हम 2-3 तरह की इमेजेस उसके दिखाते हैं। तो मैं एक तो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ इमेज, तो वो जैसे जो स्क्वायर इमेज है बेसिकली प्रोडक्ट 1 स्क्वायर, मैं .jpg नहीं दे रहा क्योंकि वो कॉमन है सब में, तो हम वो अपने टेम्पलेट में ही दे देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पूरा डेटाबेस कॉपी कर लिया है इस पॉइंट पे, तो आप देख लीजिए कैसे मैंने किया है। इमेजेस लिखी है, इमेजेस में वो 3 इमेजेस मैंने डाली हैं, अभी सेम दिख रही हैं, बाद में हम चेंज कर देंगे। दूसरा प्रोडक्ट है, एक आईडी भी मैं इंट्रोड्यूस किए 1 2 3 नाम से, ताकि तीनों को अलग से रखा जा सके। तो अब इस DB को जो मैंने अभी पूरा टाइप किया है उसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अभी मैंने 3 ही प्रोडक्ट डाले हैं, तो केवल एक सेक्शन हम रखेंगे और किसी तरह से लूप से 3 प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉप ले आता हूँ मैं इस कंपोनेंट में जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, और इसमें हमको वो प्रोडक्ट्स लाने हैं। तो प्रोडक्ट्स का एक मैप बनाएंगे और इस मैप में प्रोडक्ट आइटरेटर, और इस तरह से इस टेम्पलेट को यहाँ पे रिपीट ये करेगा। तो अब जो भी स्टैटिक प्रॉपर्टी है उसकी जगह आप प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से रिप्लेस कर दोगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पे तो हेडफोन है, तो यहाँ प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, जो कैटेगरी थी वो दे सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट नेम, जो भी प्रोडक्ट का नेम है। लास्ट में डेटाबेस में मैंने नेम कर दिया था इनको टाइटल की जगह। और प्रोडक्ट का प्राइस, तो $साइन बार रखता हूँ और प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया। इसके अलावा ये रेटिंग्स को भी हम बाद में डायनेमिक करते हैं, अभी इतना बड़ा इशू नहीं है। और इमेजेस में मैं किसी तरह से वो डायनेमिक नेम देना चाहूँगा, तो ये स्ट्रिंग लिटरल इस तरह से यूज़ करते हैं। और प्रोडक्ट डॉट इमेज जो एक मेन इमेज है उसको यहाँ यूज़ करते हैं। तो अब शायद चीज़ें डायनेमिकली आनी चाहिए, बट ये प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, ये मैं इसके पेरेंट में प्रॉप की वैल्यू पास कर देता हूँ, पर अभी भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्टली उस फाइल से। तो DB में डेटाबेस इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया था हमने, तो DB डॉट प्रोडक्ट्स, उसके अंदर प्रोडक्ट नाम की प्रॉपर्टी में ही तो सब कुछ था, तो यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया है। अभी भी कुछ इशू है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो इसको हम बंद करेंगे, तो अब ये प्रॉपर है। तो ये 3 प्रोडक्ट आपको डायनेमिकली दिखाई दे रहे हैं, मतलब अब ये उस डेटाबेस से, इवन दो डेटाबेस अभी भी स्टैटिक है, फ्रंट एंड पे रखा हुआ है, पर एक शुरुआत के लिए वो अच्छा है। बाद में तो रिडक्स भी आएगा, बैकएंड भी आएगा। या ऑन क्लिक में हम एक ऐड टू कार्ट फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि अभी एक ऐड टू कार्ट का बटन आपको दिख रहा है, तो उसका पर्पज़ होगा कि एक इसमें से एक प्रोडक्ट को उठाया और उसको कार्ट में ऐड कर देंगे। तो ऐड टू कार्ट और इसकी प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट। अब ऐड टू कार्ट को भी ऊपर प्रॉप्स में ऐड कर देते हैं। तो ऐड टू कार्ट हम आगे डिफाइन करेंगे किस तरह से कार्ट है, अभी तो कार्ट नाम का कोई डेटा स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसमें वो इसको ऐड करेगा। तो सबसे पहले हम रिडक्स इंस्टॉल करते हैं। कोई भी फंक्शन बनाने से पहले हम पहले ही ये सेटअप कर देते हैं, क्योंकि बाद में इसको ऐड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप रिडक्स के हमारे पुराने वीडियो देख चुके हैं तो उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अब रिडक्स प्रेफर करता है कि आप Redux.js टूल किट इंस्टॉल करें। टूल किट रिडक्स पे ही बेस्ड है, बस इसमें कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और टूल्स हैं जिसकी मदद से आप इजीली रिडक्स को सेटअप कर सकते हो। तो काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन करना ईजी हो गया है। तो मैं रिडक्स टूल किट और उसके बाद में रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल करता हूँ। तो कुछ डिफरेंसेस आप देखेंगे, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर स्टोर नाम से एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे। ये कॉन्फ़िगर स्टोर काफ़ी कुछ क्रिएट स्टोर जैसा काम करेगा, प्लस इसमें रिड्यूसर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो मैं स्टोर बना रहा हूँ कॉन्फ़िगर स्टोर में, और इसके अंदर आप यहाँ पे रिड्यूसर सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग रिड्यूसर्स आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इस बार अलग अलग रिड्यूसर में डेटा पुट करूँगा, जैसे प्रोडक्ट का अलग रिड्यूसर, कार्ट का अलग, ताकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रिड्यूसर से, और इसमें हम वो डेटा पुट करेंगे स्टेट और एक्शन, जैसा कि हम पुट करते हैं कोई भी रिड्यूसर में। तो इट रिटर्न्स अ स्टेट, और इनिशियल स्टेट में आप इनिशियल डेटा रख सकते हो। तो मैं इनिशियल स्टेट प्रोडक्ट बोलता हूँ इसको। इसमें अभी मैं वही डेटा रख दूंगा जो हमने डेटाबेस JS में रखा था, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट थी। तो स्टेट में एक तरह से सारा DB आ जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स का डेटाबेस है, और फिर हम इस रिड्यूसर को या इस स्टेट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से हम रिडक्स में स्विच कर रहे हैं सब कुछ। शुरू में रिडक्स सेट करना ज़्यादा आसान रहेगा, बजाय कि आप पूरा किसी तरह से बना लें और उसके बाद में रिडक्स इंट्रोड्यूस करें। इसलिए मैं अभी से ही रिडक्स पे
ला रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो इनिशियल स्टेट प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स नाम का एक प्रॉपर्टी है और उसमें सारे हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो रिड्यूसर में आप नाम दे सकते हो स्टेट का, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बोलता हूँ और उसके अंदर मैं प्रोडक्ट रिड्यूसर पास कर देता हूँ। तो अब जो ग्लोबल स्टेट होगी, ग्लोबल स्टेट डॉट प्रोडक्ट में हमारा ये जो भी प्रोडक्ट रिड्यूसर से स्टेट आ रहा है वो होगा। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ प्रोवाइडर जो हम पुट करते थे पूरी ऐप के ऊपर जहाँ पे हमको ये पास करना होता था। तो रिडक्स को और अच्छे समझने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें रिडक्स हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सारी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, थोड़ा सा वेरिएशन रिडक्स टूल किट की वजह से। और इसमें हम स्टोर पास कर देंगे। तो स्टोर अब एक ऐप के ऊपर एक ग्लोबली हमने पास कर दिया, तो कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टोर के अंदर जितने भी रिड्यूसर्स होंगे उनकी रिटर्न स्टेट्स अवेलेबल होंगी। तो अभी इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मैं और स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। रिड्यूसर्स को हम एक अलग फाइल में रख देंगे। तो reducer.js नाम से फाइल बनाता हूँ मैं। ये इनिशियल स्टेट और ये सब कट करता हूँ और हम ये reducer.js में इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा जो प्रोडक्ट रिड्यूसर है। इस तरह से एक डिफ्रेंशिएशन हो गया, रिड्यूसर्स अलग जगह पे हैं। तो प्रोडक्ट रिड्यूसर इंपोर्ट कर लिया और ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब भी ये प्रॉपरली काम करेगा। चेक करते हैं कि रिड्यूसर काम कर रहा है या नहीं। तो ऐप में जो ऐप लेवल पे हमने था यहाँ से हटा देते हैं। हम कोई डेटाबेस फाइल से नहीं लेंगे, सीधे प्रोडक्ट रिड्यूसर हमारी ग्लोबल स्टेट से लेंगे। तो मैं यूज सेलेक्टर हुक यूज़ करूँगा। तो ये 2 हुक्स हैं जो हम स्पेशल यूज़ करेंगे। अभी तक हम बिना हुक्स के दिखाते आए रिडक्स के एग्जाम्पल, तो उससे थोड़ा सा मुश्किल होता था रिडक्स का सेटअप। अब काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यूज सेलेक्टर से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर स्टेट ग्लोबली, उसमें से कुछ भी। तो यूज सेलेक्टर में से मैं स्टेट और स्टेट में से मेरे को स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स वो चाहिए। तो उससे केवल प्रोडक्ट्स में एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो ये सेलेक्टर काफ़ी हेल्पफुल हुक है। आप ग्लोबल स्टेट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। उस स्टेट के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो यूज सेलेक्टर बेसिकली आपको रिएक्ट रिडक्स में ही मिलेगा जो हमने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड अ कंपोनेंट, ऐसा कुछ एरर आ रहा है। बट ये तो हमारा ऐप कंपोनेंट है, तो कुछ और इशू होगा। तो मैंने गलती से इसको प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लिया। कहाँ पे? बाहर मन ई कॉमर्स में। और आपको ये सब इंस्टॉल करना है फ्रंट एंड में, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं अब प्रॉपरली वापस इंस्टॉल करता हूँ npm इंस्टॉल redux.js टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स। तो सही जगह पे इंस्टॉल होना चाहिए। आपको फ्रंट एंड के अंदर चाहिए तो वहाँ पे ही ये इंस्टॉल होना चाहिए। अभी भी इसको ये नहीं मिल रहा होगा, कई बार वो कंपाइलेशन में उसको नए इंस्टॉल्ड कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरा प्रोजेक्ट को किल करके वापस से रीस्टार्ट कर लें। तो आप यहाँ बाहर देखेंगे तो फ्रंट एंड के अंदर ही आप देखेंगे तो आपको टूल किट दिखाई दे रहा है जो कि हमको चाहिए, और रिएक्ट रिडक्स भी दिखाई दे रहा है। तो इंस्टॉल तो ये हो गया है। अभी एरर आने का रीज़न है कि ये कंपाइलेशन में कुछ इशू है। तो रीस्टार्ट कीजिए और रीलोड करने पे आप देखोगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे रिड्यूसर से भी वर्क करके सही से आ रहे हैं। तो रिडक्स भी हमारा काम कर रहा है इनिशियल लेवल पे। तो ये प्रोडक्ट से ही डेटा आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट मैं पेजेस नाम से एक फोल्डर, उसके अंदर मैं होम पेज बनाऊंगा। तो जैसे कंपोनेंट है वो तो एक स्मॉल कंपोनेंट है, हम पूरा होम पेज वैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं जैसा इंडेक्स पेज था। अगर आपको थीम याद हो तो उसमें मेन्यू भी था, फुटर भी था और भी चीज़ें थी। तो वैसा, तो ये पूरा पार्ट हम एक तरह से हटा लेते हैं, इसको होम जेएस में रख देते हैं। तो होम जेएस में यहाँ पे मैं इसका रीनेमिंग कर रहा हूँ, मैं होम कहूँगा इस कंपोनेंट को, एरो फंक्शन रख लेंगे इसको। और यहाँ पे केवल प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगी एज अ कंपोनेंट, फुटर हेडर वो सब भी होंगे, तो वो भी हम बनाएंगे। मैं इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये सब भी जो हमने बनाए थे ये सब भी हमको वहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं होम पुट कर देता हूँ। तो इंपोर्ट कर लीजिए होम फ्रॉम पेजेस होम। तो पेजेस में पूरे कंप्लीट पेजेस होंगे जिसमें कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक पेज में। तो यहाँ पे थोड़ा सा पाथ चेंज हो सकता है क्योंकि आपने जो किए थे पाथ उनके रिलेटिव कुछ चेंज हो गया होगा। तो डॉट डॉट कंपोनेंट्स और उसमें प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट तो आ गई है। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट ऐड करते हैं ताकि ये होम पेज कंप्लीट बन सके। तो थीम में जाके देखो तो सबसे पहले एक नेविगेशन बार है, तो एक नैव कंपोनेंट बना लेते हैं। वही फिलॉसफी यूज़ करनी है, आपको एक कंपोनेंट डिफाइन करना है एक एरो फंक्शन जैसा, उसमें
आप थीम पेस्ट कर देंगे एज इट इज़ और उस थीम को ठीक कर लेंगे और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। थीम को ठीक करने में आप क्या करेंगे, वही बेसिक स्टेप हैं कि आप जो भी टैग्स हैं उनको प्रॉपरली क्लोज कर दें, वैलिड टैग्स बना लें, क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर लें, इसी तरह से ऑन क्लिक वगैरह को चेंज कर लें, प्रॉपर JSX वो बन जाए। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ nav को फ्रॉम कंपोनेंट navbar और यहाँ nav लिख देते हैं। अब ये इसमें ऊपर हम फ्रैगमेंट लगा देंगे, तो ये रिएक्ट फ्रैगमेंट है जैसा हम पहले देख चुके हैं। तो इसके अंदर पेरेंट एलिमेंट एक हो जाएगा, तो ये वैलिड कोड होगा। तो ये सब रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, क्लास को क्लास नेम से प्लेस कर लेते हैं। तो अब ये एक वैलिड थीम होनी चाहिए, वैलिड JSX। अब चेक कीजिए, यहाँ ऊपर ये आप देखोगे एक nav बार प्रॉपरली आ गया है। यहाँ जैसे कार्ट में भी मैं थोड़ा डायनेमिक कर देता हूँ, कार्ट काउंट लिख देता हूँ। कार्ट में अभी हमने 4 एलिमेंट दिखाए थे, तो ये अब कार्ट काउंट नाम की एक प्रॉपर्टी से चेंज होंगे। तो मैं यहाँ कार्ट काउंट पास कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कुछ डेटा डायनेमिकली ला पाओगे। जैसे 3 कर देता हूँ, तो यहाँ कार्ट में ऊपर 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी ये पूरा डायनेमिक नहीं है, हमने खुद ही एंटर किया 3। अब नेक्स्ट कैराउजल कंपोनेंट बना लेते हैं, जो स्लाइडर आता है मेन पेज पे इमेजेस का। एज इट इज़ वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, हम एक कांस्टेंट कैराउजल कंपोनेंट बना लेंगे और उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। और इसमें भी जो जितने भी टैग्स हैं जो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे, उनको हम क्लोज़ कर देंगे। ज़्यादातर तो क्लोज़ का ही इशू होगा। और फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे मेन पेज में, जो होम पेज है, और nav के नीचे में कैराउजल जिस इसका प्लेसमेंट था वैसा मैं पुट कर दूंगा। रीलोड करूंगा तो अब यहाँ पे स्लाइडर भी प्रॉपरली आ रहा है। इसी तरह से फुटर के लिए भी हम पूरी प्रोसेस रिपीट करेंगे और फुटर कंपोनेंट की थीम कॉपी कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे और जो भी टेम्पलेट में हमको क्लियर करना है वो क्लियर कर देंगे। और फुटर को मैं इंपोर्ट कर लूँगा और फिर फुटर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पूरा पेज चेक कर लेते हैं, तो आप देखोगे फुटर भी यहाँ आ गया, तो पूरा होम पेज बन गया और इसमें 4 कंपोनेंट हैं। तो इस तरह से हमने पेज बनाया है और उसमें अलग अलग है। नेक्स्ट हम कार्ट रिड्यूसर बनाते हैं। तो अभी तक हम कार्ट में ऐड करने के फंक्शंस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कार्ट रिड्यूसर चाहिएगा। मैं ग्लोबल रिड्यूसर नहीं बना रहा, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। तो कार्ट रिड्यूसर केवल कार्ट की स्टेट को मैनिपुलेट करने के काम आएगा। तो कार्ट रिड्यूसर में मैं इनिशियल स्टेट कार्ट बनाता हूँ, उसकी स्टेट का नाम। और कार्ट में क्या क्या होगा, कार्ट में जनरली आइटम्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करते हो वो आइटम्स होते हैं। तो मैं आइटम्स एक ब्लैंक कैरे शुरू में इनिशियल स्टेट खाली रख देता हूँ। और कार्ट रिड्यूसर को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जो हमारा ग्लोबल रिड्यूसर है उसमें मैं इसको कार्ट नाम से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब स्टेट डॉट कार्ट ग्लोबली जो होगा वो कार्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉन्फ़िगर स्टोर में इसको पुट कर लिया, तो ये भी ऐड हो गया होगा रिड्यूसर। अब हम इसको कार्ट रिड्यूसर कार्ट स्टेट को यूज़ करते हुए कार्ट में कुछ आइटम्स ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट लिस्ट में लास्ट टाइम आपने देखा था, हमने ऐड टू कार्ट नाम का एक डमी फंक्शन बना दिया था, एक प्रॉप बना दी थी। उसको अब डिफ़ाइन करते हैं। तो प्रॉप को यहाँ से पास करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट में, और इस फंक्शन को भी डिफ़ाइन करेंगे ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट में इससे पहले मैं एक डिस्पैच, एक नया तरह का हुक आपको दिखाता हूँ, यूज़ डिस्पैच। तो आपको याद होगा स्टेट टू प्रॉप्स और मैप टू प्रॉप्स 2 यूज़ करते थे हम। तो उसमें एक में आपको याद होगा हम डिस्पैच यूज़ किया करते थे, तो वो काम अब यूज़ डिस्पैच कर देगा। और दूसरा मैप स्टेट टू प्रॉप्स यूज़ करते थे, वो वैसे भी यूज़ सेलेक्टर कर ही रहा है हमारे लिए, क्योंकि वो स्टेट आपको ला देता है और डिस्पैच आपको यूज़ डिस्पैच से मिल जाता है। तो आप अगर रिडक्स का हमारा पुराना वीडियो देखेंगे तो हमने एक अलग क्लास स्टाइल से उसको किया हुआ है, लेकिन अब हम हुक स्टाइल से मोस्टली यूज़ करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इजी लगता है यूज़ करने में, क्योंकि आप कहीं से भी एक्सेस कर पाते हो स्टेट्स को, इजी टू राइट है। तो मैं डिस्पैच करता हूँ। तो ऐड टू कार्ट क्या करेंगे, उससे एक एक्शन डिस्पैच करेंगे, जैसा जनरली किसी भी रिड्यूसर में होता है कि एक्शन डिस्पैच किया जाता है। तो एक्शन में क्या होता है, एक टाइप होता है, एक पेलोड होता है। तो वैसे तो एक्शन आपको एक अलग फाइल में डिफाइन करने चाहिए ताकि वो आपको याद रहे। तो मैं
थोड़ा सा और स्ट्रक्चराइज करता हूँ इस चीज़ को, एक्शन नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसमें मैं एक index.js फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ऐसे ही रिड्यूसर्स को भी एक फोल्डर में ही रख लेते हैं। अभी तक हमने जैसे उसको reducer.js में रखा था, तो फोल्डर में रखने से ज़्यादा ईजी टू हैंडल हो जाती हैं चीज़ें, कैटेगराइज हो जाती हैं। तो ये reducer.js यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो अब रिड्यूसर जहाँ जहाँ आया उसका पाथ अपने आप वैसे हमारे कोड ने बदल दिया है। इसको मैं index.js कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। index.js करने का एक रीज़न है कि उसमें आपको केवल फोल्डर का नाम देना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो index.js में चेक कर लेता है क्या क्या एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये एक टेक्निक काम करेगी। अभी नीचे एरर आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि कई बार आपको रिकम्पाइल वगैरह करना पड़ता है। तो ये इंडेक्स ऐसे अलग से लिखना ज़रूरी नहीं है, उससे भी इस एरर पे, क्योंकि आप देख रहे हो फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो इंडेक्स लिखना ज़रूरी नहीं है। अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, पर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इंडेक्स हटा सकते हैं। तो जब भी ऐसे एरर्स आ रहे हैं तो सबसे आसान रास्ता है कि आप रीलोड कर लिए npm start से, और उसके बाद में आप देखेंगे कि जनरली आपका टेम्पलेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हमारा टेम्पलेट एकदम सही चल रहा है। एक्शंस में मैं एक एक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट नाम का एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में ऐड टू कार्ट के बराबर ही है, पर स्ट्रिंग को यूज़ करना बार बार सेफ नहीं है, उसमें मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। तो हम इस ऐड टू कार्ट को डायरेक्टली यहाँ टाइप में पास कर देंगे और ये इंपोर्ट भी हो जाएगा अपने आप। यहाँ आप देख रहे हो डॉट डॉट एक्शंस, तो इसमें इंडेक्स नहीं लिखना पड़ा, इसमें भी इंडेक्स फाइल थी, तो इसलिए आपको रिड्यूसर में भी इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो हटा सकते हैं। वो पहले तो कंपाइलर में ही कुछ इशू आ रहा था। तो ऐड टू कार्ट हमने वहाँ टाइप में पुट कर लिया है, और पेलोड में हम जो भी प्रोडक्ट है वो भेज देंगे। तो ऐड टू कार्ट में आपने प्रोडक्ट भेजा था, आपको याद हो तो वही प्रोडक्ट हम पेलोड में पास कर देंगे। तो किसी तरह से हमारे एक्शन के पास सब कुछ है, प्रोडक्ट है पेलोड में और एक एक्शन का टाइप है। तो स्विच केस बनाएंगे जिस तरह से हम रिड्यूसर्स लिखते हैं, एक्शन डॉट टाइप के बेस पे केसेस मैच होंगे। तो एक्शन डॉट टाइप में अभी कौन सा टाइप है, एक ऐड टू कार्ट ही अभी हमने बनाया है, डिफाइन किया है, तो उसका केस लिख देते हैं। और एक डिफ़ॉल्ट केस तो होता ही है जिसमें आप रिटर्न स्टेट करते हो, तो ये रिटर्न स्टेट हो जाएगा। और ऐड टू कार्ट में आप जो भी करना चाहते हो, तो क्या करना चाहते हैं कि कार्ट में जो आइटम्स थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें हम पुश कर दें जो नया प्रोडक्ट है। तो ये आइटम्स है। तो अब किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डॉट डॉट इस तरह से स्टेट लिखा है, तो ये कौन सी स्टेट है, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये वो स्टेट है जो कार्ट की स्टेट है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप ऊपर रिड्यूसर में देखते हो तो एक प्रोडक्ट है, एक कार्ट है, वो अपने आप में भी अपनी स्टेट मेंटेन रखते हैं। तो ये उस कार्ट की स्टेट है ना कि ग्लोबल स्टेट, तो वो एक लेवल उससे नीचे है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इसमें जाके आप प्रोडक्ट की स्टेट एक्सेस नहीं कर सकते, केवल कार्ट की स्टेट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट डॉट कार्ट डॉट आइटम्स नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप सीधे आइटम्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेट के अंदर सीधे एक प्रॉपर्टी है। तो उसमें डॉट 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 पुराने जितने आइटम्स हैं चाहे वो खाली हो, और उसमें एक्शन डॉट पेलोड। तो इस तरह से आप इनको यूज ले लो, तो आइटम्स ओवरराइट हो जाएंगे और उसमें नया जो भी एक्शन डॉट पेलोड है वो ऐड हो जाएगा। तो इसको एक्शन में देखने के लिए हमको यहाँ कार्ट काउंट में भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। पहले इसको एक्सेस करें। कार्ट को कैसे एक्सेस करेंगे? कार्ट को एक्सेस करना है तो यूज सेलेक्टर। अब यहाँ पे ग्लोबल स्टेट की बात होगी, तो ये जो स्टेट है वो ग्लोबल है, तो इसमें स्टेट डॉट कार्ट, इसके अंदर आपके सब चीज़ आएंगी। और आइटम्स, अगर आइटम्स तक आपको जाना है तो कार्ट आइटम्स, तो कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ, तो ये एरे की लेंथ आ जाएगी अगर कार्ट आइटम्स में आपका सारे आइटम है। तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ गया, एक और ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ गया, एक और ऐड करता हूँ तो यहाँ 3। तो कई बार भी ऐड हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है कि कई बार ऐड नहीं होना चाहिए सेम प्रोडक्ट। तो उसको भी हम यहाँ रिड्यूसर में वो लॉजिक लिख देते हैं। हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इफ स्टेट डॉट आइटम्स, स्टेट आइटम्स डॉट फाइंड, तो क्या फाइंड करना होगा कि आइटम की जो आईडी है वो एक्शन डॉट पेलोड में जो आप आइटम भेज रहे हो उससे मैच तो नहीं हो रही, यानी ऑलरेडी वो आइटम है। तो आप क्या रिटर्न कर दीजिए? स्टेट, मतलब कुछ चेंज ही नहीं करेंगे और स्टेट रिटर्न कर देंगे। और एल्स में आप वो सब कीजिए कि एक्शन पेलोड को उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड किया, इसमें वापस ऐड किया, इसको वापस ट्राई कीजिए ऐड करने की, तो ऐड नहीं हो रहा। तो अब वो एक्सेप्शन लग गया है, कार्ट में चीज़ें ऐड हो रही हैं। अभी कार्ट में क्या चीज़ें हैं वो देखने के लिए हमको एक और पेज बनाना पड़ेगा, तो वो हमने अभी डिफाइन नहीं किया है। पर ये क्लियर है कि कार्ट में कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से काउंट इंक्रीज हो रही है।
तो कार्ट को देखने के लिए एक नया पेज बनाना होगा और उसके लिए राउटिंग चाहिए होगी। तो मैं रिएक्ट राउटर पे जाता हूँ। अगेन हमारे एक प्रीवियस कोर्स में हमने रिएक्ट राउटर को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम रिएक्ट राउटर का लेटेस्ट वर्जन 6 यूज़ करेंगे, तो पुराने वाले का रेफरेंस नहीं चाहिए, बट वो आपको थोड़ा सा याद हो तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करना पड़ेगा। याद रखिए इसको फ्रंट एंड में ही इंस्टॉल करना है, न कि उसके कंप्लीट फोल्डर में। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम कर लेते हैं। @6 मतलब ये 6 वर्जन ही इंस्टॉल करेगा। इसके बाद इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल को ही मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर राउट्स और राउट कैसे यूज़ किया हुआ है। तो इसको आपको वहाँ पे पुट करना पड़ेगा जहाँ आपका मेन पेज है। जैसे ऐप है तो यहाँ पे आप राउटर पुट कर सकते हो, ब्राउज़र राउटर, और इसके अंदर अलग अलग राउट्स, और एक राउट्स की लिस्ट में अलग अलग एक राउट एलिमेंट है। तो पाथ और एलिमेंट दो चीज़ें हैं। पाथ से डिफाइन होता है कि क्या पाथ पे कौन सा एलिमेंट दिखाई देगा। तो काफ़ी इजी सा वर्क है राउटिंग का। ये एग्जांपल्स में से ये चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे राउट अलग होने वाले हैं, एक्सेप्ट फॉर होम पेज, शायद वो हमारा मैच हो गया इनसे नाम। तो इंडेक्स का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो खुलेगा। और पाथ कार्ट एक नया बना लेते हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि कार्ट कंपोनेंट खुलेगा। कार्ट कंपोनेंट अभी हमने बनाया नहीं है, और होम भी हमने इंपोर्ट नहीं किया है। तो होम हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पेजेस से होम को मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो होम तो यहाँ पे है पर कार्ट नहीं है, तो कार्ट भी बना लेते हैं। तो वैसा ही स्टार्ट करेंगे। पहले कार्ट कंपोनेंट बना लेंगे थीम से, थीम में क्योंकि कार्ट भी है हमारे पास। तो रिपीटिंग दैट प्रोसेस, एक कांस्टेंट कार्ट नाम से एरो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, और उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट। और थीम से उठा लाते हैं कार्ट वाला वो सेक्शन। तो कार्ट में भी कंटेनर में वो सेक्शन है, बाकी हेडर फुटर, नेविगेशन और फुटर हम अलग से ऐड कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास वो कंपोनेंट ऑलरेडी है। तो ये मैंने सेव कर दिया। इसमें कोई एरर भी नहीं आ रहा है। आई थिंक ये टेम्पलेट ऑलमोस्ट सेम है। तो अब एक पेज बना लेते हैं, कार्ट पेज, जिसमें बस वो नेविगेशन और फुटर हम ऐड कर देंगे। तो इसको या तो आप स्क्रैच से बना लीजिए या फिर आप एक टेम्पलेट, होम पेज में काफ़ी कुछ हमने लिख ही दिया है, तो उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कैरोसेल नहीं चाहिएगा, प्रोडक्ट लिस्ट नहीं चाहिएगी, ऐड टू कार्ट एक्शन भी नहीं चाहिए। इसमें तो कुछ और एक्शन चाहिए हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपको लग रहा है अननेसेसरी, जैसे प्रोडक्ट है वो तो हटा दीजिए, ऐड टू कार्ट फंक्शन यहाँ नहीं है तो हटा दीजिए। बाकी नेविगेशन तो चाहिएगा, फुटर भी चाहिएगा, और बीच में हम कार्ट कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये कार्ट पेज बन गया। तो अब ये कार्ट पेज को आप वहाँ राउटिंग में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि वो कार्ट नहीं है, उसका नाम कार्ट पेज कर दें, फ्रॉम पेजेस / कार्ट पेज। तो ये इस तरह से किया और इस कार्ट पेज को यहाँ पुट कर दें तो वो कंपोनेंट आ जाएगा। तो अब ये राउटिंग वर्क करेगी या नहीं देखते हैं। यहाँ पे भी हमको आउटलेट पुट करना पड़ेगा क्योंकि राउट एक आउटलेट में ही आउटपुट देता है। तो आउटलेट पुट कर दीजिए आप जहाँ भी आपको चाहिए आउटपुट। तो ये तो सही दिख रहा है होम पेज तो, और /कार्ट करते ही कार्ट पेज भी दिख रहा है। तो अब हमारे पास दोनों पेज हैं, हम नेविगेट कर पा रहे हैं। नेविगेशन वैसे लिंक से होना चाहिए, यहाँ कार्ट पे क्लिक करते ही हम कार्ट पेज पे जाने चाहिए, तो उसको भी ठीक करते हैं। तो राउटिंग में रिएक्ट राउटर में किस तरह से लिंकिंग होती थी अगर आपको याद हो तो एक टू करके एक प्रॉप हुआ करता था। तो मैं यहाँ लिंक लिखता हूँ। पहले तो एक लिंक एलिमेंट बनाना पड़ेगा एक ही जगह, और ये लिंक भी वहीं से ही आएगा रिएक्ट राउटर से। तो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और इसमें एक टू होता है वो हमने लिख ही दिया। ये तो मैंने ई शॉप पर जो ऊपर ब्रांड नेम है उसको स्लैश पे किया है जो कि सेम पेज पे ले आएगा। ऐसे ही कार्ट में भी मैं यहाँ ए को लिंक से रिप्लेस कर देता हूँ और href की जगह टू/कार्ट कर देता हूँ। तो कार्ट ही हमारा पाथ नेम था राउटिंग में डिफाइन। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब आप कार्ट पे आ रहे हैं, इससे बैक आ रहे हैं, ब्रांड नेम पे ई शॉपर पे क्लिक करते ही होम पेज पे आ रहे हैं। तो नेविगेशन प्रॉपरली काम कर रहा है, रिएक्ट राउटर सेट है। तो अब हम कार्ट पे कुछ फंक्शंस भी लिख सकते हैं। तो कार्ट में सबसे पहले आइटम्स पास करते हैं ताकि ये जो आइटम की लिस्ट है वो वही आए जो हमने ऐड किए हैं। तो मैं उनको आइटम्स बोलता हूँ, अभी मैं उनको प्रोडक्ट्स नहीं बोल रहा, सेम ही चीज़ है लेकिन, बट उनको अब हम कार्ट में आने के बाद आइटम्स बोलेंगे। तो 3 आइटम दिख रहे हैं, उनको भी मैं मैप करूँगा items.map और आइटम आइट्रेटर, और जो भी एक प्रोडक्ट का टेम्पलेट है वो मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें प्रोडक्ट नेम वगैरह आ रहा है तो item.name हो जाएगा,
ब्रांड की जगह आइटम डॉट कैटेगरी है हमारे पास, तो कैटेगरी यूज़ कर लेते हैं, और आइटम डॉट प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज का जो नाम था आइटम डॉट इमेज, जो मेन इमेज थी, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी कुछ ब्रैकेट या कुछ इशू है, हमने शायद मैप प्रॉपरली बंद नहीं किया, तो यहाँ मैं मैप को भी बंद कर देता हूँ। तो अब ये प्रॉपर है, जो भी आइटम्स आएंगे उस हिसाब से चीज़ें आ जाएंगी। तो आइटम्स कहाँ पास किए आपने, कार्ट में पास नहीं किए, तो यहाँ पे आइटम्स को पास करना होगा। तो आइटम्स इक्वल टू कार्ट आइटम्स जो आपने ऊपर सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अब आप देख रहे हो ये सोनी हेडफोन एक आ रहा है जो कार्ट में हमने ऐड किया था। इस चीज़ को प्रूव करना है, क्वांटिटी चेंज करने से अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शन हमने कुछ लिखा नहीं है। ऐड टू कार्ट एक और चीज़ करता हूँ, तो यहाँ 2 आईफोन भी आ गया, उसका प्राइस भी आ गया, तो कार्ट कुछ काम करने लगा है। और ये सब प्रॉपर रिडक्स से हो रहा है जो हमने ऐड टू कार्ट उससे बनाया था। तो क्वांटिटी चेंज अभी काम नहीं करेगा। और साइड में जो ऑर्डर आप देख रहे हो, ऑर्डर का टोटल वो भी एक डमी है, तो अभी मैं ऑर्डर को भी कुछ सेट करूँगा और फिर क्वांटिटी भी चेंज करेंगे धीरे धीरे और फंक्शंस इसमें ऐड करेंगे। ऑर्डर नाम से एक नई चीज़ डिफाइन करते हैं। तो ये ऑर्डर वो साइड वाले बार को भी दिखाएगा, पर इसको डिफाइन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूसर में एक ऑर्डर नाम का स्टेट होना चाहिए, तो मैं उसका अपने आप में एक रिड्यूसर बना दूंगा ऑर्डर रिड्यूसर नाम से। और इसका इनिशियल स्टेट भी हम उसी तरह इनिशियल स्टेट ऑर्डर बनाते हैं, इसमें ऐड टू कार्ट नहीं होगा। सिंपल सा स्विच हम क्लीन कर देते हैं। तो इनिशियल स्टेट क्या होगी एक ऑर्डर की, एक ऑर्डर में कुछ भी नहीं होगा इनिशियली, तो खाली होगा ऑर्डर। बट ऑर्डर में जनरली होता क्या है, ऑर्डर में होता है कि कौन कौन से आइटम्स आपने उस ऑर्डर में पुट किए हैं। तो जैसे कार्ट में होता है वैसे ही ऑर्डर में भी आइटम्स होगा। उसके अलावा ऑर्डर में और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि शिपिंग एड्रेस क्या है, शिपिंग चार्ज क्या है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑर्डर में कार्ट की इन्फॉर्मेशन तो है ही जो लास्ट में थी, प्लस इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ऑर्डर करने से पहले जो आपने दी थी कि डिस्काउंट अप्लाई हुआ या नहीं। मैं एक स्टैटिक डिस्काउंट इन परसेंटेज रख रहा हूँ अभी 10। ऐसे ही मैं एक शिपिंग एड्रेस रख रहा हूँ जो अभी नहीं, बाद में हम ऐड करेंगे आगे वाले फॉर्म्स में। तो ऑर्डर इज़ बेसिकली कार्ट प्लस समथिंग एल्स, तो मैं उसको एक अलग रिड्यूसर में पास कर रहा हूँ। तो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी में मैं ऑर्डर रिड्यूसर पुट कर दूंगा, तो स्टेट डॉट ऑर्डर जो ग्लोबल होगा उसमें हम इस सबको एक्सेस कर पाएंगे। तो यूज सेलेक्टर से उसको एक्सेस कर लेते हैं, ऑर्डर इज़ यूज सेलेक्टर, और स्टेट में स्टेट डॉट ऑर्डर। इस ऑर्डर को ही यूज़ करते हुए हम यहाँ कार्ट में पास कर देंगे। तो अभी ऑर्डर में लेकिन कार्ट के आइटम्स आएंगे कैसे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग। तो ये ऑर्डर पास कर दिया। तो कार्ट आइटम्स को लाने का एक तरीका है यूज़ इफेक्ट। तो यूज़ इफेक्ट ऐसा हुक है जो आपको पता है कि कुछ भी चेंज होता है तो उसके साथ वो ट्रिगर हो सकता है। तो मैं इसको कार्ट आइटम्स डिपेंडेंसी पास कर देता हूँ। तो कार्ट आइटम डिपेंडेंसी, जब भी कार्ट में आइटम चेंज होंगे तो ऑर्डर चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी कार्ट में आइटम चेंज हो तो वही हम ऑर्डर में भी पुट कर दें। तो ये हम रिडक्स में करेंगे पूरा प्रोसेस। तो अगेन मैं डिस्पैच करता हूँ और यहाँ पे एक नया टाइप का एक्शन डिस्पैच करेंगे हम। इस एक्शन का एक टाइप होगा, अगेन आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ चेंज ऑर्डर विद कार्ट या चेंज ऑर्डर अंडरस्कोर कार्ट, मतलब जब भी कार्ट चेंज हो तो ऑर्डर चेंज हो। और इसको भी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो अब ये एक्शन जो डिफाइंड है उसको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसके पेलोड में हमको बस कार्ट में जो भी आइटम्स हैं वो भेजने था कि वो एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी हो जाए। तो कार्ट आइटम्स ही मैं भेज देता हूँ। ये इंपोर्ट खुद से हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये एक वार्निंग आ रही है, अभी इसको इग्नोर करते हैं, ऐसा कुछ खास इशू नहीं है इससे। तो चेंज ऑर्डर कार्ट ये केस डिफाइन करते हैं हमारे ऑर्डर रिड्यूसर में। यहाँ एक्शन से इसको भी इंपोर्ट करते हैं और इसमें रिटर्न में आप क्या स्टेट में क्या चेंज करेंगे कि जो एज इट इज़ स्टेट है वो रिपीट कर दीजिए। ऑर्डर बेसिकली ऑर्डर के अंदर जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा, बस आइटम्स जो हैं वो कार्ट आइटम्स के बराबर हो जाएंगे। तो एक्शन डॉट पेलोड में हमने कार्ट आइटम्स भेजे थे तो वो उसके बराबर हो जाएंगे। एक तरह से जो भी चेंज हुआ कार्ट में वैसा का वैसा ऑर्डर में अपने आप आ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ कार्ट में भी पास हो जाएगी, तो यहाँ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और उसके बेसिस पे हम कार्ट के अंदर, आप देख रहे थे साइड में एक पैनल था
उसमें एक टोटल कर रहे थे, वहाँ ऑर्डर पास कर देते हैं। तो ये आइटम्स कितने हैं, आइटम का टोटल क्या है, वो सब हम यहाँ पास कर देंगे। तो आइटम्स का कॉस्ट क्या है, तो हमको टोटल करना पड़ेगा कि सारे आइटम्स का क्या कॉस्ट है। तो ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट रिड्यूस आपको एक पता होगा फंक्शन है हायर ऑर्डर, जिससे हम सम भी कर सकते हैं। तो मैं पहले टोटल लिखूंगा जो एक्यूमुलेटर है और आइटरेटर आइटम, और इस तरह से हम लिखेंगे कि शुरू में टोटल को हम 0 रखेंगे, लास्ट में हम लिख देंगे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो टोटल प्लस आइटम डॉट प्राइस, हर आइटम में एक प्राइस है तो उसको, और लास्ट में 0 उसकी इनिशियल वैल्यू। तो इस तरह से रिड्यूसर काम करेगा और सम कर देगा सबके प्राइसेस का। तो अब एक तरह से देखते हैं, तो आप देख रहे हो 100.75, एक और ऐड करते हैं। तो अब आप देखो ऐड हुआ नहीं, एक और, तो यहाँ पे देखो 601.5। तो पहली जो चीज़ है वो तो डायनेमिक हो गई, तो ये काम कर रहा है। शिपिंग चार्ज कितना है आपका, ये हमने ऑर्डर में डिफाइन किया हुआ है वैसे, एक डिफ़ॉल्ट शिपिंग चार्ज, चाहे ये डेटाबेस से आए कहीं से भी आए बाद में। तो ये शिपिंग चार्ज है, एक बार देख लेते हैं हमने उस शिपिंग चार्ज को क्या लिखा था, शिपिंग अंडरस्कोर चार्जेस, एग्जैक्ट सेम ना। डिस्काउंट कितना है, तो आपने परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो टोटल होगा उसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये जो टोटल है इसका परसेंटेज, वैसे बार बार टोटल नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको ऊपर ही एक जगह डिफाइन कर देता हूँ। तो टेम्पलेट थोड़ा सा चेंज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में डाल देते हैं, और यहाँ टोटल जो कॉस्ट है वो एक बार में ही रिड्यूस से निकाल लेंगे। इस वेरिएबल को बार बार इजीली यूज़ कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट, कैमल केस में लिख लेता हूँ टोटल कॉस्ट, और डिस्काउंट होगा टोटल कॉस्ट का 10%। तो जो ऑर्डर डॉट डिस्काउंट इन परसेंट है डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे भी ऊपर लिख देते हैं कि कितनी है डिस्काउंट इन परसेंटेज, ताकि यूज़र को एक आइडिया रहे। ऑर्डर डॉट डिस्काउंट इन परसेंटेज, और यहाँ आगे परसेंटेज साइन लगा देते हैं। और लास्ट में टोटल क्या होगा, टोटल होगा आपका जो आइटम्स की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, उसमें जो आप ये डिस्काउंट है ये माइनस कर लोगे, और शिपिंग चार्ज है वो ऐड कर लोगे। तो ऑर्डर डॉट शिपिंग चार्ज, तो ये आपका एक तरह से ग्रैंड टोटल हो जाएगा। तो अभी तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐड करते हैं 2 आइटम्स। तो आप देख रहे हो 50 ऐड हो गए, 60 उसमें से माइनस हो गए, तो ये एक टोटल आ रहा है एकदम सही कैलकुलेशन के साथ में। अभी भी क्वांटिटी चेंज से कोई फ़र्क नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम क्वांटिटी कैसे चेंज करें और उसका भी इम्पैक्ट कार्ट पे आए। तो मैं क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करता हूँ। जहाँ पे भी हम ऐड टू कार्ट कर रहे थे, हम कहेंगे कि एक्शन डॉट पेलोड की सारी प्रॉपर्टी प्लस एक प्रॉपर्टी आ जाए क्वांटिटी इज़ 1। अभी तक क्वांटिटी नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं है आपके प्रोडक्ट्स में, तो वो चीज़ जब भी आप ऐड टू कार्ट करोगे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा आपके मॉडल में। और क्वांटिटी जहाँ पे सिलेक्शन है वहाँ पे मैं एक ऑन चेंज फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो ऑन चेंज पे वो फंक्शन ट्रिगर होगा, तो चेंज क्वांटिटी नाम से फंक्शन ट्रिगर होगा। ये फंक्शन मैं ऊपर डिफाइन करूँगा, और इसमें एज अ प्रॉप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी आप 1 2 3 करते हो वो उसमें पास हो जाएगा। तो चेंज क्वांटिटी को भी ऊपर प्रॉप्स में डिफाइन कर दीजिए, और यहाँ पे चेंज क्वांटिटी प्रॉप्स पास करेंगे, और यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन कर देते हैं। इसमें क्वांटिटी तो आ जाएगी, तो आपको यहाँ डिस्पैच करना है एक नया एक्शन टाइप, तो मैं चेंज क्वांटिटी नाम से करता हूँ, और पेलोड में हम क्वांटिटी भेज सकते हैं। वैसे केवल क्वांटिटी भेजने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको आइटम भी बताना पड़ेगा कि किस आइटम की क्वांटिटी चेंज हुई है, कुछ तो आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो चेंज क्वांटिटी में टारगेट वैल्यू के साथ आइटम भी आप भेज दें। तो मैं यहाँ आइटम भी ले लेता हूँ। तो पेलोड में मैं दोनों चीज़ें भेजूँगा कि डॉट 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 आइटम, आइटम में तो पूरा प्रोडक्ट है ही, और उसके साथ में जो अब नई क्वांटिटी आ गई है वो ओवरराइट कर दें। तो एक तरह से पेलोड में वो एक नया पूरा आइटम आ गया विद न्यू क्वांटिटी। तो इसको आप समझिए कैसे एक्सपेंड किया है हमने। तो ये चीज़ एक नया प्रोडक्ट विद न्यू क्वांटिटी आ गई। तो चेंज क्वांटिटी इसका नाम मैंने रख दिया है, को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। मैंने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया था, यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, और अब रिड्यूसर पे जाके इसको डिफ़ाइन करते हैं कि चेंज क्वांटिटी क्या करेगा। तो यहाँ एक स्टेट बना लेता हूँ मैं कार्ट में, चेंज क्वांटिटी, और इस तरह से इसको रिटर्न करते हैं। तो इसमें क्या चेंज करना होगा, यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि आइटम्स में वो नया आइटम जुड़ जाए जो चेंज एक्शन डॉट पेलोड से आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी तो हमने वहाँ पहले ही चेंज कर दी है।
तो एक तरह से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा उस आइटम को, तो फाइंड करके और उस आइटम को उसकी इंडेक्स पे हटाना पड़ेगा। तो पहले फाइंड वाला लॉजिक की कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें अगर इफ़ में हमको फाइंड होता है, कि मोस्टली होगा, तो हम ये वाला सेक्शन लिखेंगे। वैसे इफ़ की भी बात नहीं, क्योंकि फाइंड तो वो होगा ही, क्योंकि आपने भेजा ही वो आइटम है जिस पे आपने क्वांटिटी पे क्लिक किया था, तो डेफिनेटली इफ़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ओल्ड आइटम लिखिए कि अभी आप आइटम्स में से रिप्लेस करने वाले हो, और उसकी इंडेक्स में फाइंड करता हूँ। स्टेट डॉट आइटम्स इंडेक्स ऑफ फंक्शन से हम फाइंड कर लेंगे कि ये ओल्ड आइटम है, उसकी क्या इंडेक्स है, और इस इंडेक्स पे हम रिप्लेस करके जो एक्शन डॉट पेलोड से नया आइटम आ रहा है, नया आइटम में फ़र्क क्या है, बस क्वांटिटी तो नई है जैसा आपने देखा था, तो वो क्वांटिटी को एक तरह से रिप्लेस कर देगा। ये चीज़ लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। न्यू आइटम हम बना ही लेते हैं, कॉन्स्टेंट में न्यू आइटम इज़ द स्टेट डॉट आइटम्स पूरी एरे होगी, और इंडेक्स पे हम होगा उसको रिप्लेस कर देंगे एक्शन डॉट पेलोड से। तो अब आइटम्स इक्वल टू न्यू आइटम, जिसमें बस वो एक रिप्लेस वाला आइटम हट नया हो गया है। तो ये चेंज क्वांटिटी ये करेगा। तो वापस जाते हैं, ऐड करते हैं, और 2 हमने किया, तो अभी कुछ इम्पैक्ट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस इम्पैक्ट को देखने के लिए पहले तो प्रोडक्ट के अंदर ही टेम्पलेट में दिखाते हैं कि क्वांटिटी चेंज हुई या नहीं। टेम्पलेट में ऐसा कहीं दिखाने का है नहीं कार्ट में, तो मैं यहाँ आइटम डॉट प्राइस के नीचे आइटम डॉट क्वान्टिटी और डिफाइन कर देता हूँ ताकि लाइव दिख सके। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, वैसे अब इसको डॉलर हटा लें तो यहाँ 2 दिख रहा है। तो क्वांटिटी चेंज तो हो रही है, मतलब हमारा रिड्यूसर प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन फिर ऑर्डर में वो चीज़ क्यों नहीं आई। ऐड टू कार्ट 2 चीज़ें की, तो ये क्वांटिटी चेंज हुई, लेकिन ऑर्डर में उसका इम्पैक्ट अभी दिखाई नहीं दिया। आप देखो तो ऑर्डर में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। ओके, हमने जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ पे तो क्वांटिटी चेंज ही नहीं की। तो ये एक रीज़न है कि जहाँ पे हम कैलकुलेशन ले रहे हैं वहाँ आइटम का प्राइस ले रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी से भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखाई देने लग गया है। वापस से करके देखते हैं, रीलोड। तो अब देखिए यहाँ साइड में ऑर्डर टोटल भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अब इम्पैक्ट हो रहा है चीज़ का, क्वांटिटी के साथ में ऑर्डर भी चेंज हो रहा है कार्ट में चेंज होने के साथ में। तो यहाँ मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, तो अभी सही से दिखाई दे रहा है। अब इस फर्स्ट वीडियो में आपको आइडिया लग गया कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रंट एंड में। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जो पेजेस हैं, जिसमें हम चेकआउट का पेज है, चेकआउट जिसमें एड्रेस वगैरह ऐड करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, वो सारी चीज़ें भी इसी तरह से बनाएंगे और एक तरह से फ्रंट एंड को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और आगे की सीरीज़ में हम बैक एंड डेटाबेस सब कुछ इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।